सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी साइंस 101 शिफ्ट सॉल्यूशन के छठे क्लास की। इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने पांचवा क्लास देखा था, जहां पे 28 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में ग्रुप डी एग्जाम में जो भी साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एनालिसिस करा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 28 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में जो भी साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस करेंगे। ध्यान में रखिएगा, सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सहित पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आज के इस सेशन में आपको बहुत सारे सवाल नए दिखेंगे और नए सवाल का नया सॉल्यूशन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इसीलिए बने रहिएगा सेशन के अंत तक, क्योंकि ये सेशन आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। बहरहाल हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बहुत ही लल्लू लाल सा सवाल है। कहा जा रहा है कि आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है। मेरे मित्र, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, याद रखना, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। ऑप्शन दिया है कि अणु में परमाणु के सभी परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर, दूसरा है सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक का वर्ग करके, फिर है घटक तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं को गुणा करके, फिर है उपस्थित परमाणुओं के सभी परमाणु आयतनों को जोड़ के। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने एक नहीं 1000 बार बताया है। जब भी हम लोग मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो ये किसका निकलता है, आप कहते हैं अणु का निकलता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का निकलता है। अब अगर आप केमिस्ट्री में अणु की बात करते हो तो ये सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, किसका, आप सभी कहते हैं यौगिक का। यानी कि ये जो अणु है ये हमें किस में देखने को मिलेगा, आप कहेंगे यौगिक में, ठीक है। और हम सभी क्या पढ़ते हैं कि गुरुजी किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। लिख लो कहीं पे चला कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है और किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है। तो जहां भी हम अणु की चर्चा करेंगे आप सभी कहेंगे गुरुजी यौगिक की चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि ये बताओ कि ये जो हमारा H2O है, इस H2O का अनुभार क्या होगा, इस H2O का अनुभार क्या होगा, तो आप सभी क्या कहोगे, आप कहोगे कि गुरुजी हम देख पा रहे हैं कि H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। अनुभार निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 1 ग्राम है, 2 है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 1 गुना 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के 1 ही परमाणु है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो ये आपका 2 + 16 क्या हो गया, आप सभी कहेंगे गुरुजी ग्राम लगा दिए 18 ग्राम। यानी कि जो हमारा H2O यौगिक है उसके अणु का आणविक भार कितना आया, 18 ग्राम। मेरे मित्र आपने क्या किया, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस यौगिक में शामिल जो भी परमाणु थे उसके भार को हमने आपस में जोड़ दिया। तो क्वेश्चन वही है, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है, अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आप सबों को देना चाहूंगा होमवर्क के रूप में कि चला यहां पे H2O का तो अनुभार आपने निकाल लिया। आप सभी कमेंट करके जरूर बताओ कि H2O2 का अनुभार क्या होगा, H2O2 का अनुभार क्या होगा, आप सभी कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार है। बहरहाल इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि विच प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। ब्राइन क्या है मेरे मित्र, याद रखना, इसको खाली ब्राइन नहीं, हम इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसी को शुद्ध हिंदी में ब्राइन का घोल भी कहते हैं। क्या होता है सर ब्राइन का घोल, मेरे मित्र याद रखेंगे, ब्राइन का घोल जब भी कहे तो आप सभी क्या कहेंगे, संतृप्त NaCl का, संतृप्त NaCl का जलीय विलयन, संतृप्त NaCl का जलीय विलयन क्या कहलाता है, आप कहेंगे गुरुजी ब्राइन सॉल्यूशन या ब्राइन का घोल कहलाता है। मतलब नमक के साथ जल मिला है उसी को हम ब्राइन का सॉल्यूशन कहते हैं। मेरे भाई सवाल यह है कि लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, हैबर प्रक्रम, लवण जल का वैद्युत अपघटन, सॉल्वे प्रक्रम, NaCl का उष्मीय अपघटन। ध्यान देना, यहां पे किसकी बात करी जा रही है, लवण जल की। लवण में कौन आएगा सर, NaCl, और जल तो H2O होगा ही होगा। मेरे भाई जब आप सभी कहते हो कि गुरुजी हम लवण जल से यानी कि NaCl + H2O से क्या प्राप्त करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप कौन सा विधि अपनाते हो,
तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब भी हम लोग NaCl प्लस H2O से क्या उत्पन्न करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम सभी कहते हैं कि सर जब ब्राइन के घोल यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आप कहते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, साथ ही साथ गुरुजी क्लोरीन गैस भी रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, क्लोरीन गैस भी रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, लवण जल से वैद्युत अपघटन लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी लवण जल का वैद्युत अपघटन करते हैं जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, आप सभी कहते हैं सर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। मेरे भाई ये कौन सी अभिक्रिया है, अगर आपसे ये सवाल कर देता कि लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने की प्रक्रिया निम्न में से डैश के नाम से जानी जाती है, तो आप क्या कहते, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चूंकि इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि क्लोरीन बन रहा है और साथ ही साथ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, जल में घुलनशील भस्म है, इसको हम लोग क्षार कहते हैं। तो मेरे मित्र सोडियम हाइड्रोक्साइड आप कहेंगे गुरुजी अल्कली यानी कि क्षार है, साथ ही क्लोरीन बन रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग सर क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया, या फिर इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। और क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे NaCl प्लस H2O, इसको हम लोग क्या कहते हैं संयुक्त रूप से, ब्राइन का सॉल्यूशन तो कहते हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग लवण जल भी कहते हैं। और लवण जल का आप क्या कर रहे हो, चला सर वैद्युत देकर के इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन में तोड़ रहे हैं, मतलब लवण जल का वैद्युत अपघटन हो रहा है। तो याद रखना लवण जल के वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में आप कहेंगे क्षार और क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है। मेरे मित्र आपके मन में आ रहा होगा गुरुजी ये हैबर प्रोसेस क्या है, तो कहीं पे आपसे ये पूछ दे कि ये बताओ कि अमोनिया के निर्माण के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी कहेंगे हैबर प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। मेरे मित्र सॉल्वे प्रक्रम है, इसी को हम लोग अमोनिया सोडा विधि भी कहते हैं, याद रखना सॉल्वे प्रक्रम को हम लोग अमोनिया सोडा विधि भी कहते हैं। और मेरे भाई आप सभी ध्यान रखेंगे कि अमोनिया सोडा विधि के द्वारा हम लोग किसका निर्माण करते हैं, तो जो बात करते हैं वॉशिंग सोडा की, बात करते हैं बेकिंग सोडा की। तो याद रखना कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा किस प्रक्रिया के थ्रू बनाया जाता है, आप कहेंगे गुरुजी सॉल्वे प्रक्रम या अमोनिया सोडा विधि, या सॉल्वे विधि या अमोनिया सोडा विधि। नेक्स्ट सवाल देख लो, कह रहा है कि एक आयताकार कांच की पट्टी के दो समांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है। मेरे भाई कल भी आपने इस क्वेश्चन को डील करा था। आप मान लो कि ये बात करते हो कि सर ये हमारा एक आयताकार स्लैब है और इस पे कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है, सर तिरछी रूप से गिर रही है। आप सभी कहेंगे ये अपवर्तित होगा और गुरुजी फिर ये बाहर निकलेगा तो ये निर्गत किरण हो गया। अब अगर आप जरा सा ये कहो कि सर ये वाली किरण को हम ऐसे कर दें, ठीक है, और ये वाली किरण को हम ऐसे ले जाएं, तो आप क्या पाएंगे कि सर जो हमारा निर्गत किरण है और जो आपतित किरण है ये एक दूसरे के समांतर है। बस अंतर क्या है कि ये जो निर्गत किरण है ये थोड़ा साइड की ओर, बगल की ओर ज्यादा झुका हुआ है। तो सवाल यही पूछ रहा है कि एक आयताकार कांच की पट्टी के दो समांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध है। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है, बिल्कुल सही है भाई मेरे। ये हमारा क्या है, आपतित किरण, और ये हमारा क्या है, आप सभी कहते हो गुरुजी निर्गत किरण। क्या है, निर्गत किरण। तो आप क्या देख रहे हो कि निर्गत किरण और आपतित किरण एक दूसरे के समांतर है, लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर निर्गत किरण क्या है, हस्तांतरित हो जाती है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हमारा सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में ये जो गैप है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो गैप है, इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं सर, पार्श्विक विस्थापन, बोले तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, बोले तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि कांच के आयताकार स्लैब पर गिर रही तिरछी प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणों के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो आप सभी कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के संबंध में सत्य नहीं है? मेरे मित्र, पहला स्टेटमेंट है कि यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा है। दूसरा है मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबित होता है। तीसरा है मुख अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। चौथा है गोलीय दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर नहीं होता। अब वैसे छात्र जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं वो तो केवल और केवल स्फेरिकल मिरर की संरचना को समझ रहे हैं, एनसीईआरटी के लैंग्वेज को समझ ही नहीं रहे, जबकि ये पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी के पैराग्राफ से बना दिया है। मेरे भाई, जब हम बात करते हैं किसी गोलीय दर्पण की संरचना की, मान लो हम अवतल दर्पण की संरचना ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होगा? पोल, ये आप कहेंगे फोकस, और ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। क्या होगा? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और याद कीजिए, मैंने आपको बताया है कि ये जो आपका वक्रता केंद्र, चूंकि पोल है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और मेरे भाई, ये जो सी है इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, मेरे मित्र, ये क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी मुख अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? मुख अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, और पीसी आप कह सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस है। याद रखने वाली बात यह है कि दर्पण में वास्तविक में मुख अक्ष नाम का कोई चीज नहीं होता है। ये मुख अक्ष क्या है सर? ये मुख अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है सर? ध्रुव और वक्रता केंद्र को आपस में जोड़ती है। मुख अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को आपस में जोड़ती है। और साथ ही मेरे मित्र, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा पीसी है, ये दर्पण का जो परावर्तक सतह है उस पे अभिलंबवत है। इसको आप ऐसे कर दो तो आप कहेंगे ये रेखा इस पे अभिलंबवत होगा। अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे। आपको सत्य नहीं है यानी कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करना है। पहला है कि यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा है। आप कहेंगे बिल्कुल सत्य है गुरुजी। मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबवत होता है, बिल्कुल सही है। मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या है सर? नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर है। तीसरा स्टेटमेंट है कि मुख अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, बिल्कुल गलत है सर। मुख अक्ष के समांतर जो भी किरण होगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के मुख फोकस से होकर के गुजरेगी, कभी भी वक्रता केंद्र से होकर नहीं गुजरेगी। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा है कि गोलीय दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर नहीं होता है। तो मेरे मित्र कहां होता है? मुख फोकस जब भी होगा तो गोलीय दर्पण के मुख अक्ष पर होगा और कहीं नहीं हो सकता है। तो आपको सत्य नहीं है चूज करना था। 3 और 4 आप कहेंगे गलत है, इसीलिए गुरुजी हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि मरीज के दिल की धड़कन की आवाज छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? अच्छा, ये स्टेथोस्कोप बहुत बड़ा चीज नहीं है चिल्ला, इसी को आम बोलचाल के भाषा में हम लोग आला कहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है? आपके इंटरनल ऑर्गन का जो रिदम है उसको चेक करता है। कैसे? तो सर आला को ऐसे कान में लगाता है और आपके हार्ट पे, पेट पे, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम वहां पे वो देखता है। वो इंटरनल ऑर्गन के रिदम को चेक करता है। अब ये रिदम सर उसको कैसे पता चलता है? जब आप आला लगाओगे तो आप ये पाओगे कि जो आपका मतलब जैसे मान लो यहाँ पे नाड़ी पे आपने लगाया, तो जो आपके नाड़ी का यानी कि यहाँ पे जो पल्स का रेट है, ठीक है, धक धक आपको कान में जोर से आवाज करेगी। सर ये आला स्टेथोस्कोप में क्या होता है? मेरे मित्र याद रखना, स्टेथोस्कोप यानी कि जो आला है ये एक्चुअल में ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन मेरे मित्र यहां पे ध्वनि का क्या होता है? बहुल परावर्तन यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम लोग रिवर्बाइब्रेशन भी कहते हैं, अनुरणन भी कहते हैं। तो भाई मेरे, जो आपके कान तक आवाज पहुंच पाती है या दिल की धड़कन की आवाज स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक पहुंच पाती है, वो इसलिए क्योंकि जो हार्ट बीट होता है उस हार्ट बीट का
आला के अंदर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी कि बहुल परावर्तन होता है। तो पहला ऑप्शन है बिना परावर्तन के प्रत्यक्ष संचरण, बिल्कुल नहीं। ध्वनि तरंग का अपवर्तन, बिल्कुल नहीं। विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके, बिल्कुल नहीं। ध्वनि के बहुल परावर्तन के द्वारा आप स्टेथोस्कोप के माध्यम से दिल की आवाज या पल्स रेट को क्या करते हो, डिटेक्ट कर पाते हो। मेरे मित्र याद रखना कि जो आपका कंसर्ट हॉल होता है, कोई भी सिनेमा हॉल हो या कोई कम्युनिटी हॉल हो, आप कभी भी उसको नहीं देखे होंगे एकदम प्लेन छत ढाला हुआ है। वो क्या होता है, कर्व होता है। क्यों कर्व होता है, इसीलिए ताकि हॉल के अंदर अगर आवाज कोई भी साउंड रिलीज हो तो उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो पाए, बहुल परावर्तन हो पाए और वो क्या हो, सर हॉल के सभी लोगों को सुनाई दे। तो मेरे मित्र ध्वनि के बारंबार परिवर्तन के चलते जो कंसर्ट हॉल की छत होती है उसको वक्राकार यानी कि कर्व बनाया जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही मेरे मित्र ध्यान रखेंगे बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो भी क्या होते हैं, सर मल्टीपल रिफ्लेक्शन या आप कह सकते हो रिवर्बरेशन, अनुरणन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। क्या है, तो आप कहेंगे ध्वनि का बार बार परावर्तित होना। याद रखना कि ध्वनि के परावर्तन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर। और ध्वनि का जो निर्बंध है, ध्वनि आपके माइंड पर कितना देर तक असर करता है, 0.1 सेकेंड। तो लिखिएगा चला क्या कि सर ध्वनि के परावर्तन के लिए न्यूनतम दूरी या प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए न्यूनतम दूरी सर 17.2 मीटर चाहिए। और ध्वनि निर्बंध कितना देर होगा, आपके माइंड पर किसी भी आवाज का असर 0.1 यानी कि 1/10 सेकेंड तक रहेगा। यह बात ध्यान में रखना। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है। हालांकि मेरे मित्र विभवांतर W/Q होता है, बोले तो कार्य बटा आवेश होता है, कार्य बटा आवेश। तो भाई साहब आप विभवांतर को कार्य डिवाइडेड बाय आवेश लिख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा चला टाइपिंग मिसफॉल्ट है, इंग्लिश में सही है, अंग्रेजी में गलत है। ठीक है, क्या कि विभवांतर इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे गुना का साइन होना चाहिए, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, यहाँ पे आपका सर आप यहाँ पे आप आवेश गुना किया गया कार्य, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ होगा आवेश गुना किया गया कार्य, यहाँ किया गया कार्य बटा आवेश, और फिर मेरे मित्र आवेश बटा किया गया कार्य। ये इस तरीके से होना चाहिए। अब देख लो मैंने आपको क्या बताया, वोल्टेज इक्वल टू W/Q। आप सभी कहेंगे गुरुजी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना कि ये जो विभवांतर है इसका SI यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, याद रखना वोल्ट लेते हैं। और 1 वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल पर कूलम। कितना होता है, 1 जूल पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार किसका संबंध दाब से। आप सभी कहते हैं गुरुजी भार का SI यूनिट न्यूटन लेते हैं, क्यों, क्योंकि भार एक प्रकार का बल है। तो भाई मेरे जब हम बल की बात करें तो वहां तो न्यूटन आएगा ही आएगा। अब चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो या रैखिक बल हो, यूनिट तो हम लोग न्यूटन ही लेते हैं। मेरे मित्र वही पूछ रहा है आपसे कि जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है। आप कहेंगे दाब का यूनिट पास्कल होता है गुरुजी, तो दाब का संबंध पास्कल से होगा। केल्विन आप सभी याद रखना कि ताप का यूनिट है। और मेरे भाई किलोग्राम आप सभी कहेंगे गुरुजी ये द्रव्यमान का ऐसा यूनिट है। और किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसी को हम लोग केजी पर मीटर क्यूब पढ़ते हैं, और ये किसका यूनिट है, आप सभी कहेंगे गुरुजी घनत्व का यूनिट है, बोले तो डेंसिटी का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जाता है। Which of the following metallic oxides can be reduced to the metal simplify by heating। मेरे मित्र एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को बड़े ही साफ शब्दों में क्लियर किए हुए, क्या कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु काफी अनरिएक्टिव होती है, अनअभिक्रिय होती है, और इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ते हो उसमें आप ये कहते हो कि सर अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो धातु में टॉप पे होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, जो बीच में होती है वो मध्यम होती है, और जो सबसे नीचे होती है आप कहते हैं कम अभिक्रियाशील होती है। मेरे मित्र अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो धातुएं अनरिएक्टिव होती है, जो मतलब आप कह सकते हो कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होती है, उसको अगर हम
अयस्क से निकाल रहे हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही हमें क्या मिल जाता है? धातु प्राप्त हो जाता है। जैसे कि सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का अयस्क है। जब वायु में मरकरी ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, यानी कि जब ये आपका सिनेबार है, इसको गर्म किया जाता है वायु की उपस्थिति में, तब मेरे मित्र ये किस में बदल जाता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और साथ ही साथ SO2 में बदल जाता है। अब मेरे मित्र इसको फिर इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO को जब हीट किया जाता है तो आपको शुद्ध पारा और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। तो सवाल आपका यही है कि निम्न में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? आप कहेंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनरिएक्टिव होती है, इसलिए इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही क्या होता है? धातु प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में आप जो सिनेबार पारा है, इसका सिनेबार पारा का अयस्क है सर, पारा के आप कह सकते हो मेटलर्जी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एग्जाम्पल के रूप में। पारा का उसके अयस्क से निष्कर्षण आप बता सकते हो। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि जब ठोस लेड 2 नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अपशिष्ट PbO लेड ऑक्साइड रह जाता है और दो गैसें निकलती है। एक लाल भूरे रंग की होती है तथा दूसरी दहन में सहायक होती है। कौन सी गैसें निकलती है ये बताना है। अब ये क्वेश्चन कोई पुराना नहीं है। अगर आपने मेरे मित्र केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपने PbNO3 के रिएक्शन को जरूर पढ़ा होगा। भाई मेरे, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो ये लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ये भूरे रंग का धुआं होता है। क्या होता है? भूरे रंग का धुआं, यानी कि ब्राउन फ्यूम्स होता है। तो सवाल आपसे वही पूछ रहा है कि जब ठोस लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अपशिष्ट आपका लेड ऑक्साइड रहता है, यानी कि ये आप कह सकते हो कि ये पीला अवक्षेप तैयार होता है। ठीक है, और साथ में जो गैस निकलती है उसमें पहला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो कि लाल भूरे रंग की होती है, और दूसरा ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन क्या है? दहन का पोषक। कार्बन डाइऑक्साइड आप कहेंगे दहन का अपोषक। तो मेरे मित्र आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। आप कहेंगे गुरुजी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कल ही चर्चा करा है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विभुज्योतक उत्तक प्रोहों और मूलों के सिरे पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। आपने कल के सेशन में देखा कि जो शीर्षस्थ विभुज्योतक उत्तक है ये कहां पाया जाता है? आप सभी कहते हैं सर जो शीर्ष तने के शीर्ष भाग होते हैं वहां, और जड़ के लंबाई के वृद्धि में। तो बिना किसी लाग लपेटा के आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि परोह और जड़ के सिरों के लंबाई में वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार होगा? शीर्षस्थ विभुज्योतक उत्तक। मेरे मित्र याद रखना कि तना एवं जड़ की मोटाई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सर लैटरल मेरिस्टेम, यानी कि पार्श्विक विभुज्योतक उत्तक। टहनियों के पर्व में आपको कौन सा उत्तक देखने को मिलेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी अंतर्वेशी विभुज्योतक देखने को मिलेगा। अस्थाई विभुज्योतक उत्तक बिल्कुल नहीं होता है, यह बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, प्लांट में अस्थाई उत्तक होते हैं लेकिन अस्थाई विभुज्योतक उत्तक नहीं होते हैं, यह ध्यान रखेंगे। इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? गर्भ निरोधक आप सभी कहेंगे गर्भ रोकने का तरीका। पहला ऑप्शन है कि गर्भ का गर्भपात, दूसरा है कंडोम का उपयोग कर शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोकना, तीसरा है गर्भाशय में कॉपर टी डालना, चौथा है अंडाशय से अंडों के निकलने को रोकने के लिए हार्मोन संतुलन में परिवर्तित कर देना। मेरे मित्र आपसे पूछ रहा है कि कौन सा गर्भ निरोधक विधि नहीं है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी गर्भ का गर्भपात करा देना यह गर्भ निरोधक विधि नहीं है। जब गर्भ ठहर ही गया तो फिर गर्भ निरोधक विधि वो हो ही नहीं सकता है, और गर्भपात तभी होगा जब गर्भ ठहरेगा। तो आपका एक ही लाइन में उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी कंडोम का उपयोग कर शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने से रोकना, क्या यह गर्भ निरोध की विधि है?
बिल्कुल है। और मेरे मित्र इसको हम लोग किस विधि से जानते हैं, तो याद रखना इसको हम लोग बैरियर विधि कहते हैं, यानी कि बैरियर मेथड कहते हैं, या फिर ये मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये गर्भाशय में कॉपर टी डालना बिल्कुल गर्भ निरोध की ही विधि है। और इस कॉपर टी को चला हम लोग क्या कहते हैं, आईयूडी। इसी को क्या बोला जाता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ये चीज ध्यान में रखेंगे। और मेरे मित्र अंडाशय से अंडों के निकलने को रोकने को हार्मोनल संतुलन में परिवर्तित करना, ये काम कौन करता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ये गर्भ निरोध का केमिकल मेथड है। गर्भ निरोध का ये क्या है, केमिकल मेथड, यानी कि मेडिसिन खा करके गर्भधारण को जो रोका जाता है वो गर्भ निरोध की कौन सी विधि है, आप कहेंगे सर केमिकल मेथड। क्या है, केमिकल मेथड है। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस के रूप में आप सभी कहेंगे कॉपर टी, लूप इत्यादि का इस्तेमाल होता है, जबकि बैरियर या मैकेनिकल मेथड में आप कह सकते हैं सर कॉन्डोम्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो यहां पे कोशिका की बात की जा रही है। आप सबों को मालूम है कि प्रत्येक जीव की जो सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, गुरुजी कोशिका होता है, सेल होता है। अब आप सबों को मालूम है कि प्रत्येक जीव में अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं, और सेल की जो आकार होती है, शेप और साइज होती है, वो सेल के कार्य पर डिपेंड करती है, ना कि किसी जीव के कार्य पर। मतलब हम मानव हैं तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल हैं। अब प्रत्येक सेल का तो काम एक ही नहीं है, आप कहेंगे सबका अलग अलग है। तो किसी भी सेल का जो आकार होता है वो उसके विशिष्ट कार्य पर निर्भर करता है। एनसीईआरटी का डिट्टो लाइन है, किसी भी सेल का आकार, कोशिका का आकार सर उस कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है, ना कि जीव के शरीर के आकार पर। तो क्या रहा है क्वेश्चन आपसे कि कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि कोशिका का आकार केंद्रकों की संख्या पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं। कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जो जीवों के आकार से संबंधित नहीं होता है। इसीलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर दाब डालता है। कहा जा रहा है कि एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर डैश दाब डालता है, केवल किनारों पर, केवल नीचे की ओर, पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से, केवल ऊपर की ओर। आप कहेंगे गुरुजी यहीं पे पास्कल का नियम याद आएगा। यहीं पे किसका नियम याद आएगा, पास्कल का नियम। पास्कल ने क्या बताया था कि किसी बंद पात्र में अगर द्रव भरा हुआ हो, किसी बंद पात्र में अगर द्रव भरा हुआ हो और इस पे क्या किया जाए, फोर्स लगे, तो ये जो फोर्स होगा ये चारों दिशा में समान रूप से संचरित होगा। ये जो फोर्स होगा ये चारों दिशा में समान रूप से संचरित होगा। अब कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बहुत सिंपल है। मार्केट से एक पॉलीथीन ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, पानी पूरा एकदम टाइट भरिए लबालब, उसको बांध दीजिए, और फिर क्या कीजिए मेरे मित्र, पेंसिल से आप चारों तरफ से क्या करिए सर, होल कर दीजिए, और ऐसे उठा के देखिए आप क्या पाएंगे कि पानी का प्रेशर चारों तरफ से समान निकल रहा है। तो सवाल वही है कि एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर दाब डालता है, आप सभी कहेंगे पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से। और मेरे मित्र पास्कल के इसी सिद्धांत पर बहुत सारे मैकेनिज्म भी काम करते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, आप हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करते हो, इसके अलावा आप हाइड्रोलिक प्रेस की बात करो, आप कहेंगे सर पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कई बार सवाल ये भी पूछे जाते हैं। इस सवाल को देखिएगा कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाएगा, ना बनेगा मेरे मित्र। मान लो कि आप इस पॉइंट ए पे हो, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये बी है और तीसरा पॉइंट ये सी है। अगर आपको बी पे जाना है तो आपके पास एक विकल्प ये है कि आप सी से होते हुए बी पे जाओ, या फिर आपका दूसरा विकल्प ये है कि सर आप ए से डायरेक्ट बी पे चले आओ, ए से डायरेक्ट बी पे चले आओ। तो मेरे मित्र आप क्या देख रहे हो कि हमको सर जाना तो बी पे था, तो बी हमारा क्या है, अंतिम बिंदु। बी क्या है हमारा, अंतिम बिंदु, यानी कि फाइनल पॉइंट। ए हमारा क्या है, आप कहेंगे गुरुजी प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। भैया मेरे आपको कहां जाना था, सर हमको बिंदु बी पे जाना था। तो बिंदु बी पे आप
सर ऐसे भी गए, ए से पहले सी पे आए और फिर सी से बी पे गए, और आपके पास एक विकल्प है कि आप सीधे ए से बी पे जा सकते हो। ये बताओ दोनों में छोटा रास्ता कौन है? आप कहेंगे गुरुजी ये। तो याद रखना कि ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की क्या है, आप सभी याद रखेंगे, सूक्ष्मतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की क्या है सर? सूक्ष्मतम दूरी। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सूक्ष्मतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। चाल आप सभी कहेंगे डिस्टेंस बटा टाइम होता है। त्वरण ए इक्वल टू आप सभी क्या लिखते हो गुरुजी? v माइनस यू बटा टी। अच्छा, जब चाल इक्वल टू आप कह रहे हो गुरुजी दूरी बटा समय होता है, तो दूरी इक्वल टू आप क्या कहोगे गुरुजी? ये चाल गुना समय हो जाएगा। दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे चाल गुना समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही नया सवाल है, बहुत ही नया सवाल, और ये चला आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि मधुमक्खी के समान नाम को उसके वैज्ञानिक नाम से सम्मिलित कीजिए। हम लोग केवल एक नाम याद कर लेते हैं कि भारतीय मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एपिसेरोना इंडिका। हम लोग बस ये याद कर लेते हैं। लेकिन इस बार रेलवे ने क्या किया मेरे मित्र? रॉक बी, लिटिल बी, इटालियन बी, सब का साइंटिफिक नेम पूछ दिया। तो याद रखना कि भारतीय मधुमक्खी का नाम जहां पे भी इंडिका लगा हुआ है वो तो हो ही जाएगा, यानी कि एक बी के साथ मिल जाएगा, एक बी के साथ मिल जाएगा। अब ये जो सेल मधुमक्खी है इसका साइंटिफिक नेम होता है एपिस डॉर्सेटा। क्या होता है? एपिस डॉर्सेटा। तो एपिस डॉर्सेटा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो 2 के साथ कौन मिलेगा? आप कहेंगे सर सी मिल जाएगा। अब मेरे मित्र जो आपका लिटिल मधुमक्खी होता है इसको एपिस फ्लोरी बोलते हैं, और ध्यान दो कि ये किससे मिलेगा? आप कहेंगे डी से, तो 3 के साथ डी मिल गया। और इटालियन मधुमक्खी को हम लोग एपिस मॉलिफेरा कहते हैं, तो 4 के साथ कौन मिलेगा? ए मिल जाएगा। तो ये जो अलग अलग मधुमक्खी के प्रजाति हैं उसका साइंटिफिक नाम आप सभी जरूर ध्यान में रखिएगा, और इस हिसाब से आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 1 के लिए बी होगा, 2 के लिए सी, 3 के लिए डी और 4 के लिए ए। सर 1 ए है, गलत है, 1 बी सही है, 2 सी सही है, 3 डी 4 ए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? मेरे भाई कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जब आप किसी पेड़ पौधे को नया पेड़ पौधा उगाना चाह रहे हो तो किसी पेड़ पौधे के टहनी या फिर आप कह सकते हो उसके लीफ, उसके तना, इनसे क्या करते हो? नया पौधा होगा। तो जैसे गुलाब का फूल, आपको किसी दोस्त के यहाँ गए, उसके यहाँ गुलाब का फूल बहुत अच्छा खिला हुआ, आपको अच्छा लगा, आपने क्या बोला? इसका एक टहनी हमें भी दे दो। आप अपने दरवाजे पे ले आए, अब वो आपके दरवाजे पे खिलखिला रहा है। तो मेरे भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब किसी पौधे की उत्पत्ति पौधे के जड़, तना अथवा पत्ती से होती है, तब हम लोग पौधे के जनन की इस प्रक्रिया को आप कहते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि लाभ क्या है, तो आप ये देखते हो कि सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो पौधे उगते हैं उसमें जो बीज द्वारा उगाए गए पौधे हैं उसके समान ही क्या है? फल और फूल उपलब्ध हैं। तो सवाल वही है कि पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ये बीज द्वारा उत्पादित पौधे की तुलना में पहले फूल और फल दे सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये अपने मूल पौधे से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल नहीं। ये बीज द्वारा उत्पादित तुलना के नहीं। मेरे मित्र जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू आप प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हो, नया पौधा उगाते हो, उसकी एक खासियत होती है कि ये पहले के समान फल और फूल तो देते ही हैं, लेकिन खासियत क्या होती है कि सर बीज की तुलना में क्या होता है? ये पहले फूल और फल देना शुरू कर देता है। फिर है कि ये बीज द्वारा उत्पन्न पौधे की तुलना में पूरी तरह से नए गुण प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको कायिक प्रवर्धन का कौन सा लाभ है ये चुनना था, और ऑप्शन नंबर ए क्या है? लाभ है। क्यों? क्योंकि सर बीज से रोपेंगे और कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाएंगे, दोनों में अंतर यही है कि बीज से पहले जो हमारा कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाया गया पौधा होगा वो क्या देगा? फल और फूल देना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपने पीछे के सभी 5 क्लास को देखा है, तो इस क्वेश्चन का हल आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि लोहे के संक्षारण मतलब लोहे पे जंग लगने को हम कैसे बचा सकते हैं? तो आप सभी कहेंगे जस्तीकरण करके, तेल का लेप लगा करके।
तो मेरे भाई वही सवाल है, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? धातु की नियमित रूप से जल से ठंडा करना, बिल्कुल नहीं। धातु पर पेंट या तेल का विलेपन, इसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? सटीक उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे टीटी और एक बौने मटर पौधे का संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा? मेरे भाई फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में उन्होंने क्या देखा? क्या कहते हो कि सर अनुवांशिक का जनक मेंडल को बोला जाता है, और मेंडल ने मटर के पौधे पे क्या किया था? अपना अनुवांशिकी का रिसर्च किया था। जब मेंडल ने मटर के पौधे पे अनुवांशिकी का रिसर्च किया तो सबसे पहले जो उन्होंने फर्स्ट फिलियल जनरेशन बनाया था उसमें क्या किया सर? उन्होंने लंबे पौधे जिसके लिए सर टी और टी इस्तेमाल किया गया, और बौने पौधे जिसके लिए सर स्मॉल टी और टी का इस्तेमाल किया गया, इसको आपस में क्रॉस करवाया। क्रॉस कराने के बाद इन्होंने क्या देखा? जितने भी पौधे प्राप्त हो रहे हैं सभी क्या हैं? लंबे हैं। मतलब मेंडल के फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो लंबेपन का गुण था वो प्रभावी था, लंबेपन का गुण डोमिनेंट कैरेक्टर में था, जबकि बौनापन रिसेसिव कैरेक्टर और प्रभावी लक्षण था। और मेरे भाई जब मेंडल ने फर्स्ट जनरेशन से प्राप्त सभी लंबे पौधे को क्या किया सर? आपस में जो फर्स्ट जनरेशन से पौधे प्राप्त हुए जब उसको उन्होंने आपस में क्रॉस करवाया तो भी यहां पे उन्होंने क्या देखा कि सर लंबापन का जो गुण है वो प्रभावी है, और लंबापन के लिए केवल और केवल एक ही कैपिटल टी क्या है? काफी है, जबकि बौनापन के लिए दो स्मॉल टी का होना जरूरी है। तो सवाल आपसे केवल यही पूछा जा रहा है कि मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे टीटी और एक बौने मटर पौधे का संकरण किया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा? आप सभी कहेंगे गुरुजी सभी लंबे पौधे को देखा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु जैसे एक खड़ी ट्रक को बल F से धक्का देता है, वस्तु -F बल से प्रतिकर्षण करती है। यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो जैसा कि तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होती है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान से समझो कि हम किसी चीज को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो आप कहते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते वो नीचे आ रहा है। मेरे भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम तो यह भी कहता है कि सर दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उस वस्तु के द्वारा आप कहेंगे सर पृथ्वी पर भी बल लगाया जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि सर पृथ्वी हमें ऊपर उठता हुआ दिखे? आप सभी कहते हैं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा इसलिए नहीं होगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान किसी भी वस्तु की तुलना में क्या होगा? सर्वाधिक होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल हमें तब फील होता है जब दो वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा हो। खगोलीय पिंडों में हमें गुरुत्वाकर्षण बल फील होता है। सवाल यह है कि कोई विशाल ट्रक खड़ा है, ठीक है, उसको आप धक्का दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ट्रक भी आपके ऊपर क्या करेगा सर? प्रतिक्रिया में बल लगाएगा, लेकिन आप ट्रक को त्वरित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है और इस वजह से उसका स्थैतिक घर्षण ज्यादा हो जाता है। तो मेरे भाई सवाल वही है कि वस्तु त्वरित क्यों नहीं हो रही है? कह रहा है कि बल F का परिमाण वस्तु की अंतर्निहित स्थित ऊर्जा से पार पाने के लिए अपर्याप्त है। बिल्कुल नहीं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु पर स्थैतिक घर्षण लागू अपकर्ष बल F को संतुलित करता है। इसीलिए मेरे मित्र जो आपका ट्रक है वो त्वरित नहीं हो पाता है, ट्रक मूव नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र चूंकि ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है, जाहिर सी बात है कि उसका स्थैतिक घर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा, और हमारे द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो उसके स्थैतिक घर्षण द्वारा क्या हो जा रहा है? संतुलित। और संतुलन के केस में आप सभी कहेंगे संतुलन बल के केस में सर वस्तु में गति तो आएगी ही नहीं, तो आप कहिएगा वस्तु त्वरित भी नहीं होगी। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि विद्युत परिपथ में पलक कुंजी का क्या उद्देश्य है? पलक कुंजी को चिल्ला हम लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं? स्विच। क्या कहते हैं? याद रखना, स्विच कहते हैं। ठीक, और ये स्विच आपको इस तरीके से दिखेंगे। अगर ये है तो आप सभी याद रखना इसको हम ओपन स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन स्विच। ओपन स्विच। और अगर इसके डायग्राम में आपको यहां पे बिंदा दिख जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज्ड स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज्ड स्विच कहते हैं।
तो मेरे मित्र इस स्विच का काम क्या होता है? स्विच का काम केवल और केवल इतना होता है कि स्विच परिपथ को सर जोड़ती है, संयोजित करती है आपस में, और ये परिपथ को तोड़ती है। जैसे आप मान लो कि हम एक सर्किट बना रहे हैं और इस सर्किट में हमारा एक बल्ब है और साथ ही साथ बैटरी लगा हुआ है। यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव पोल, और यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? स्विच लगा दिया। तो अभी ये हमारा स्विच क्या है सर? ओपन है। और याद रखना, ओपन स्विच से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ओपन स्विच को आप स्विच ऑफ भी कह सकते हो। ओपन स्विच को आप स्विच ऑफ भी कह सकते हो। जब स्विच ऑफ होता है तो मेरे मित्र जो परिपथ हैं वो वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब स्विच ऑन होता है, यहां पे एक बिंदा डाल दिए, तो अब ये बल्ब जलेगा। अब ये बल्ब जलेगा यानी कि सर्किट पूरा हो गया। हमेशा ध्यान रखना कि विद्युत कभी भी ओपन सर्किट से प्रवाहित नहीं होता है। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हमें बंद सर्किट चाहिए, और सर्किट को ब्रेक करने और सर्किट को क्लोज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लग की या स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का क्या उद्देश्य है? परिपथ में विभवांतर को मापता नहीं, इसके लिए तो मेरे मित्र वोल्ट मीटर होगा। इसके लिए क्या होगा? वोल्ट मीटर। परिपथ में विभवांतर प्रदान करता है। विभवांतर कौन प्रदान करेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी बैटरी। और मेरे भाई यह किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है। परिवाहित धारा कौन मापेगा? आप कहेंगे आमीटर मापेगा गुरुजी। यह परिपथ को जोड़ने और वियोजित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगी? क्या कहिएगा? सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर होगा वो जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगी। और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में जिंक है, लोहा है, सीसा है और सोडियम है। आप कहेंगे सर सोडियम जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगी। आपने कई एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो में देखा होगा कि सोडियम के टुकड़ा को जब वाटर बॉडीज में फेंक दिया जाता है तो बड़ा ब्लास्ट होता है, मतलब आप कह सकते हो इसमें उष्मा निकलती है, उष्मा छिपी अभिक्रिया होती है। इस सवाल को देखो कि कोलाइड कण डैश द्वारा पृथक हो सकते हैं। आप कहेंगे सर सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीकरण द्वारा, जैसे कि हम लोग दूध से मक्खन निकालते हैं, अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा। नेक्स्ट है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? आप कहेंगे लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह या बिजली गृह कहते हैं। और राइबोसोम को क्या कहते हैं सर? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री। और गोल्जी बॉडी तो आप सभी कहते हैं सर ये पैकेजिंग का काम करता है कोशिका के अंदर। इस सवाल को देखो कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जा सकता है जब पिंड का विस्थापन शून्य हो। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि W इक्वल टू FS होता है, और आप सभी कहते हैं कार्य धनात्मक और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। तो जब बल और विस्थापन एक दूसरे के दिशा में होगा तो किया गया कार्य धनात्मक, एक दूसरे के विपरीत है बल और विस्थापन, आप कहेंगे किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, और एक दूसरे के लंबवत है तो आप कहेंगे शून्य। सवाल यह है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब पिंड का विस्थापन शून्य है। पिंड का विस्थापन शून्य मतलब कार्य शून्य। बल पिंड की गति का विरोध कर रहा है? बिल्कुल नहीं। बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में हो तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो किया गया कार्य 0 होगा, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से परिरक्षित करता है? आप सभी क्या कहेंगे कि सर सूर्य के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से हम सभी बच पा रहे हैं। किसके वजह से? हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर के होने की वजह से। तो मेरे मित्र सवाल है कि वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी किरण से परिरक्षित करता है? आप कहेंगे ओजोन, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? O3। और इसकी प्रकृति क्या होती है? याद रखना ये पॉइजनस होता है, यानी कि ये विषैला होता है। ये कैसा होता है? विषैला यानी कि पॉइजनस होता है। तो आपके आज के इस सेशन में टोटल 25 सवाल थे जिसको आप सभी ने डिस्कस कर लिया है। मेरे मित्र अगर आप आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए कंप्लीट साइंस विद NCERT साथ में 4000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ध्यान रखना आपके पास अभी जो समय है ये आपके लिए प्रीशियस समय है, और समय रहते अगर आपने चीजों को संभाल लिया तो यकीन मानिए आप साइंस में 25 में 25 कर सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपका जो ये मिशन सिलेक्शन बैच है इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस
पे बल दिया जाएगा। हम आपको एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन डिस्कशन कराते हैं इसमें, साथ में साइंस फाउंडेशन की लेक्चर प्रोवाइड होती है, और 4000 प्लस क्वेश्चन जो 2024 से लेकर के 25 तक एग्जाम हुए उन सभी के 4000 प्लस क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज इसमें मिलते हैं। मेरे मित्र, इस बैच से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करेंगे कि आप सबों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।